गर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव में पल पल अलग अलग तरीके की स्थितियां बदलती रही हैं और आज जब नामांकन का जो पहले चरण का चुनाव है उसके नामांकन की तिथि खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद भी स्थिति है कि महागठबंधन में सब कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी ओर एनडीए है, वहां भी स्थितियां कुछ कुछ वैसी ही दिखी। रूठने मनाने का सिलसिला लंबे अरसे तक जारी रहा। उन तमाम चीजों के बाद भी एनडीए ने अपर हैंड ले लिया, क्योंकि एनडीए की ओर से सीटों का बंटवारा हो या फिर नामों की घोषणा हो, तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई। और दूसरी ओर जहां तेजस्वी यादव बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो कांग्रेस अभी तक उनके नाम पर राजी नहीं है। राजी कांग्रेस यहां तक नहीं है कि कितनी सीटों पर तेजस्वी लड़ेंगे, कितने पर कांग्रेस लड़ेगी। और एक चीज साथ ही, मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं, वह घोषणा कभी करते हैं 40 पर लड़ेंगे और स्थिति है कि उनके 4 कैंडिडेट का भी नाम पता नहीं है कि कौन है। तो आखिर इस स्थिति में महागठबंधन और एनडीए कौन किस दिशा में जा रहा है, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गर्म है में आज मैं प्रियदर्शन और मेरे साथ हैं सहयोगी धीरेन्द्र, हम आपको बताएंगे कि इस वक्त के चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी है उसका असर क्या होगा। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीटों के बंटवारे से लेकर के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने तक मेरा मानना है कि एनडीए अपर है, आप क्या समझते हैं? मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी का नाम बताना उचित नहीं है। एक पूर्व विधायक है, अच्छा, उनका 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया, ठीक है, कि धीरेन्द्र जी पता लगाइए मैं किस पार्टी से नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं कैसे पता लगाऊं। वो बता रहे कि गठबंधन में कौन पार्टी कहां से कब नॉमिनेशन करेगा ये पता नहीं चल रहा है, हम पैजामा कुर्ता सिला के दलान पर बैठे हुए हैं। बात हास्यास्पद है, हंसने लायक है, लेकिन सही बात है। ये स्थिति बनी हुई थी दोनों गठबंधन की ओर से। निश्चित तौर पर एनडीए ने अपने तमाम 19-20 को उठापटक को, कलह को, क्लेश को अंतिम क्षण में लगभग शांत कर लिया। और जो 1-2 जगह पर रस्सा कस्सी है, उस रस्सा कस्सी की मरमरी भी सामने नहीं आ रही, मतलब उसके बारे में फुसफुसाहट भी सामने नहीं आ रही है। कुल मिला के ये मैसेज देने में एनडीए जरूर कामयाब दिख रही है कि उस गठबंधन के मुकाबले हमारे यहाँ की गठबंधन की गांठें ज्यादा पक्की है, मेरी दोस्ती ज्यादा गहरी है और हम एक आदर्श गठबंधन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन को हम देखते हैं तो गठबंधन 2 तरीके से पब्लिक डोमेन में अपने गठबंधन के बारे में उनके प्रवक्ता नाम चर्चा करते हैं। पहला ये स्टेप ये होता है कि सीटों का अनाउंसमेंट हो जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये होता है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महागठबंधन ने दोनों कर्मकांड को बखूबी नहीं निभाया। अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां अलग अलग दिन अपने उम्मीदवारों के लिए सिंबल जारी करती रही। कभी सिंबल दिया गया, रात में सिंबल दिया गया, सुबह सिंबल वापस ले लिया गया, फिर उसी व्यक्ति को सिंबल दिया गया। ये पूरा खेल किसी के समझ में नहीं आ रहा था। जनता भी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि जिस गठबंधन को हम सोचते हैं वोट देने के लिए, आखिर में वो है या नहीं है। एक बड़ी समस्या ये है, पहले चरण के लिए नामांकन का समय समाप्त हो चुका है जब हम लोग आपसे मुखातिब हैं। इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण दल है वीआईपी, उसके मुखिया है मुकेश सहनी। आज से नहीं, लंबे अरसे से वो मांग कर रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनाओ। ये रहता कि हाँ कल इनका डिमांड आया है, इस पर गठबंधन ने बात नहीं की है, सहमति नहीं बनी है, उनके लिए डिप्टी सीएम पद का अनाउंसमेंट नहीं हो सका। लंबे अरसे से कह रहे हैं कि हम 60 सीट पर लड़ेंगे, फिर समझौता किया उन्होंने 40 सीट पर लड़ेंगे, फिर समझौता किया 30 सीट पर, फिर समझौता किया 15 सीट पर। 5 सीट भी उनके लिए अनाउंस नहीं किया गया कि ये यहां से उम्मीदवार होंगे या वहां से उम्मीदवार होंगे। जिस सीट से उनकी खुद की लड़ने की चर्चा हो रही है
वहां पर भी गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका फाइट होगा। तो ये तो रियली आम जनता के बीच में एक असमंजस की स्थिति है कि गठबंधन है या नहीं है महागठबंधन को लेकर। और एनडीए की तस्वीर लगभग साफ दिख रही है। हालांकि यहां भी एक दो जगह पर मामला फंसता हुआ दिखता है, लेकिन शाम माने ऑलमोस्ट तस्वीर साफ होती जा रही है। अब जैसे दो चीजों के ऊपर हम आएंगे। एक तो एक कहावत है ना बिहार में कि ज्यादा जोगी मठ हो जाए, कि अगर एक मठ में ज्यादा योगी लोग हो जाए तो वहां पर स्थिति कई बार होती है कि मठ उजड़ने की नौबत आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन बनाने को जिस ध्येय उद्देश्य से तेजस्वी यादव ने पहल की थी, उन्होंने अपने साथ कांग्रेस को जोड़ा, तमाम वाम दलों के जितने भी घटक हैं सबको अपने साथ लाए, वीआईपी को लेकर के आए, उन्होंने पशुपति पारस को जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोड़ने की कोशिश की और आईपी गुप्ता को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या हुआ आज तक हम नहीं जानते हैं कि झामुमो का क्या होगा। स्थिति हुई कि पशुपति पारस की जो पार्टी यही बड़ा सवाल है। महागठबंधन के मुख्य घटक कौन कौन थे? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी, जेएएम, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाद में पता चल रहा, हाँ, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी। और अब पता चल रहा है कि इसमें आरएलजेपी नहीं है, जेएमएम कहां है ये किसी को जानकारी नहीं। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तस्वीर स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ कुछ नहीं है तो कुछ हैं। आईपी गुप्ता की एक पार्टी है, उसकी एंट्री हुई है। गौर करने वाली बात है कि जो नेता, जो पार्टी बिहार वोट बचाओ अधिकार यात्रा के दौर में इनके साथ था, जो पार्टी तेजस्वी यादव के साथ पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक कदम का ताल कर रही है, उस पार्टी के लिए इस गठबंधन ने अभी तक कोई मुंह खोलकर एक शब्द नहीं कहा है। लेकिन आईपी गुप्ता की पार्टी वो स्वतंत्र अपना काम कर रहे थे, स्वतंत्र प्रचार कर रहे थे। वो कभी भी इनके वोट बचाओ अधिकार यात्रा में, बिहार बचाओ अधिकार यात्रा में, बिहार अधिकार यात्रा में वो कभी शामिल नहीं रहे। उनकी अपनी राजनीति थी, वो अपने लाइन पर काम कर रहे थे। लेकिन 11th आवर में ये जानकारी दी गई कि आईपी गुप्ता महागठबंधन का हिस्सा है। आईपी गुप्ता ने खुद बयान दिया कि हम भाई नहीं, हम गोतिया हैं। उनको 3 सीट दिया। गोतिया मतलब कि वो एक यूनिट हो गया। महागठबंधन के जितने यूनिट हैं उसमें एक यूनिट आईपी गुप्ता की पार्टी भी हो गई। लेकिन वीआईपी को लेकर महागठबंधन की स्थिति क्या है, महागठबंधन का स्टैंड क्या है, ये अभी तक अस्पष्ट है। अस्पष्ट है कुछ और भी। टिकारी से कौन लड़ेगा, जहानाबाद सदर से कौन लड़ेगा, घोसी से कौन लड़ेगा, अतरी से कौन लड़ेगा, ये 4-5 सीट मेरे जुबान पर है। नहीं, और भी कई, जैसे मैं आपको जमुई जिले में लेके हाँ जी, जमुई, झाझा, चकाई से महागठबंधन से कौन उम्मीदवार है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। स्थिति है कि जाले से कांग्रेस के जिस प्रत्याशी नौशाद को एक दिन पहले सिंबल दिया जाता है, आज यानी कि अभी जब हम बात आपसे कर रहे हैं 2 घंटे पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को वहां पर बदल दिया। मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं शिवानी, लालगंज से बिल्कुल 11th आवर तो दूर मारी, हम तो कहेंगे कि 13th आवर में जाकर उनको टिकट दिया गया है। पशुपति पारस की जो स्थिति रही, हम सबने देखा कि उनकी पार्टी 2 फाड़ में हो गई। उनके सबसे विश्वस्त जो सूरजभान थे वो उनसे अलग हो गए, आरजेडी में मर्ज कर गए। महागठबंधन के नाम पर जो ये तमाम चीजें हुई हैं, इसमें सबसे बड़ा बिहार शरीफ कौन लड़ेगा स्थिति साफ नहीं। और कई सीटें हैं, भागलपुर में यही स्थिति है, चंपारण के इलाके में यही स्थिति है कि बगहा में कौन लड़ेगा, तो दीपक यादव वहां नरकटियागंज में है, तो कई सीटें हैं। तो मेरा एक और आपसे धीरेन्द्र सवाल होगा कि ये तमाम चीजें जो हो रही है, तो एक और आप महागठबंधन के नाम पर बिहार जहां की वोट पूरी तरीके से कहें कि जातियों के आधार पर पड़ता है, तमाम हम जिन जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं वो किसी न किसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके नेताओं के नाराज होने से क्या तेजस्वी यादव एक चूक कर बैठे हैं? देखिए, मल्लाहों की एक सिजेबल संख्या है बिहार में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय मैंने ये प्रश्न किया था सुशील कुमार मोदी से कि आपने एक नई नवेली पार्टी को 11-12 सीट दे दिया, क्या जरूरत थी इतनी सीट देने का? कम पर भी मुकेश सहनी मान जाते, चूंकि मुकेश सहनी मानने के लिए ही आए थे, मांगने के लिए नहीं आए थे। तो सुशील मोदी ने कहा कि आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, नॉर्थ बिहार के 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर निषाद की संख्या है और वो प्रभावी है। अब इस संख्या को 2020 में बीजेपी रिकॉग्नाइज कर ली और 11 सीट देकर एक तरीके से इस संख्या को अपने साथ लाने में कामयाब रही।
लेकिन महागठबंधन आज तक इस संख्या को अपने साथ एडजस्ट करने में, डाइजेस्ट करने में नाकाम है। तो आज की तारीख में जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। डिजिटल मीडिया का दौर है, हर पल खबर जैसे ही छूटती है 2 सेकंड के अंदर पब्लिक के हाथ में। पब्लिक इन चीजों को देख रही है और निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। जैसे आईपी गुप्ता के आने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही जेएमएम के साथ जो हो रहा है, पशुपति पारस के साथ जो हो रहा है, इवन वीआईपी मुकेश सहनी के साथ जो हो रहा है, मतदाताओं पर असर पड़ेगा। मैं अभी कुछ इलाकों से घूम के आ रहा हूं। ये फेज 2 में यहाँ वोटिंग होगा, मतलब कि 11 नवंबर को वोटिंग होगा। नेता से लेकर जनता तक की नजर में यह स्पष्ट नहीं है कि हम वोट करेंगे किसको। कई लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट नाम वापस ले लेगा, ऐसी चर्चा हो रही है कि यहां से कुर्था से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, जहानाबाद से कौन चुनाव लड़ेगा यह स्पष्ट नहीं है। बिहार शरीफ में गया हुआ था। बिहार शरीफ एक तरीके से कहिए कि पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में महागठबंधन सबसे मजबूत स्थिति में कहीं है तो बिहार शरीफ सदर में है। बिहार शरीफ में तस्वीर साफ नहीं है कि महागठबंधन का उम्मीदवार है कौन। तो ये जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज अपने आप में एक तरीके से हम कहें, हालांकि कहना नहीं चाहिए, एनडीए को वॉकओवर देने की कोशिश है। जबकि जितनी मेहनत तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने पिछले दिनों किया है 5-6 महीने में, उस मेहनत को अंतिम क्षण में ये लोग अपने ही कारणों से, अपने ही कार्यों से उस मेहनत को बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ अभी की स्थिति ऐसी है। तो टिकटों के बंटवारे, सीटों के बंटवारों के लेकर के महागठबंधन में जिस प्रकार की उहापोह की स्थिति मची हुई रही है अभी तक, और आगे भी क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज तक महागठबंधन में कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और इसका बड़ा असर संभव है कि चुनाव पर पड़े। जैसा धीरेन्द्र जो बता रहे थे कि वह कई विधानसभा क्षेत्रों में घूम कर आए हैं और वहां पर आम लोगों की जो जुबान पर बातें हैं वह भी ऐसी ही है। तो वास्तव में ऐसा होगा या फिर तेजस्वी किसी रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, किसी का कद घटाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए, या किसी और रणनीति के तहत, क्या है तमाम चीजें हमारे चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में हम आगे आपको इन तमाम चीजों के बारे में बताते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।